तो अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से शांति वार्ता हो सकती है। इस वार्ता में ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिका से प्रेसिडेंट ट्रंप के सबसे भरोसेमंद विटकॉफ और कुशनर शामिल हो सकते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वांस को स्टैंड बाय पर रखा गया है और इस मुलाकात के लिए ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। उनके साथ एक डेलीगेशन भी पहुंचा है। वहीं विटकॉफ और कुशनर भी अमेरिका से रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जेडी वांस को स्टैंड बाय पर रखा गया है। अमेरिका और ईरान के बीच ये दूसरे दौर की वार्ता कब होगी, इसका एजेंडा क्या होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। बताया जा रहा है कि दूसरे दौर की वार्ता का रास्ता राष्ट्रपति ट्रंप के अनिश्चित काल के लिए सीज़फायर बढ़ाए जाने के फैसले के बाद ही निकल पाएगा। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा अमेरिका से जो डेलीगेशन है वो कब तक निकलता है। जेडी वांस इस बार सेकंड राउंड की मीटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। हालांकि सेकंड राउंड की मीटिंग कब होगी दोनों देश के बीच, क्या एजेंडा रहने वाला है, क्या शर्तें रखी जाएंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, इसको लेकर के अभी फिलहाल कोई भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ईरान की तरफ से ये कह दिया गया है कि अनिश्चितकाल के लिए सीज़फायर का ऐलान ट्रंप जब तक नहीं कर देते, जब तक पूरी तरह से नाकेबंदी अमेरिका नहीं हटा देता, तब तक बातचीत नहीं हो पाएगी। अगर बातचीत हुई भी तो किसी नतीजे पर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि जो हलचल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हो रही है, जो अरब सागर में हो रही है, उसको देखते हुए ईरान काफ़ी खफा है और बार बार अमेरिका से यही दरख्वास्त की जा रही है, यही बयान दिया जा रहा है कि धमकी के बीच बातचीत नहीं हो पाएगी। और इस बीच आप बातचीत भी कर रहे हैं, अमेरिका लगातार धमका भी रहा है। अमेरिका ईरान में फिर होगी शांति वार्ता। पाकिस्तान पहुंचे ईरानी वार्ताकार, यूएस डेलीगेशन का इंतजार। वार्ता से पहले ट्रंप की दो टूक, नो न्यूक्लियर वेपन। अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की शांति वार्ता फेल होने के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच वार्ता होने जा रही है। दूसरे दौर की वार्ता भी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ही होगी। वार्ता में शामिल होने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अपने डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान पहुंच गए हैं। नूर खान एयरबेस पर अब्बास अराक्ची का पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने स्वागत किया। माना जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की यात्रा ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पर बातचीत फिर से शुरू करने की पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा है। इस्लामाबाद के अपने दौरे से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को के सही समय पर दौरे पर जा रहा हूं। मेरे दौरे का मकसद हमारे पार्टनर्स के साथ बायलैटरल मामलों पर करीबी तालमेल बिठाना और इलाके के डेवलपमेंट पर सलाह मशवरा करना है। हमारे पड़ोसी हमारी प्राथमिकता हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से इस वार्ता के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने भरोसेमंद दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेज रहे हैं। अमेरिका के ये दोनों वार्ताकार पाकिस्तान में ईरान की टीम के साथ बातचीत करेंगे। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, उन्हें स्टैंड बाई पर रखा गया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान सरकार को एक और मौका देना चाहते हैं। Well, look, as you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the president, the vice president, the secretary of state will be waiting here in the United States for updates, and the vice president, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we feel it's a necessary use of his time.
इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ईरान के पास किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ईरान में इस वक्त नेता कौन है हमें पता नहीं है। यही वजह है कि वार्ता में इतना वक्त लग रहा है। They're delaying it because we don't know who to deal with. They are in, they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone, and all of his team is gone. Then a second group came in. They're all gone. And now you have the third group. And they're a little concerned about being gone, too. इस बीच अमेरिका ईरान में दूसरे दौर की वार्ता से पहले होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ने नाकेबंदी और सख्त कर दी है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का कहना है कि अमेरिकी नौसेना की परमिशन के बिना कोई भी जहाज होर्मुज से दुनिया में कहीं भी नहीं जा सकता। अमेरिका नाकेबंदी को और पुख्ता करने के लिए जल्द ही यहाँ एक और विमान वाहक पोत तैनात करेगा। The United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful by the day. From the Gulf of Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. I'll say this, every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, 34 total. Non-Iranian vessels are allowed to transit, and many have, including overnight. Not only is the blockade growing, in fact, a second aircraft carrier will join the blockade in just a few days. No one sails from the Strait of Hormuz to anywhere in the world without the permission of the United States Navy. To the regime in Tehran, the blockade is tightening by the hour. We are in control, nothing in, nothing out. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोई निश्चित तारीख अभी तय नहीं हुई है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के बयान से साफ है कि अगर दूसरे दौर की वार्ता भी फेल हुई तो होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में जबरदस्त तनाव हो सकता है। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक बार फिर छावनी बन गई है। अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ता को फिर से शुरू कराने की कोशिशों के बीच शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कड़े पहरे और सड़कों की नाकेबंदी ने आम नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग अपनी ही राजधानी में खुद को कैद महसूस कर रहे हैं। कारोबार ठप है, जरूरी सामानों की किल्लत हो गई है और आम जनता के बीच प्रशासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद पूरे शहर को सुरक्षा के कड़े घेरे में रखा गया है। तो लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ये मेन जो है रोड जो है ये बंद है। तो सबसे मेन मसला जो है ये रोडों का है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से ये रोड बंद है और वफद का भी कोई पता नहीं है कि आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर आ रही है तो अच्छी बात है। तो हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि जब जो वफद आ रही है जल्द से जल्द आ जाए ताकि आवाम का जो मसला है ये हल हो जाए। अमेरिका ईरान के बीच में मध्यस्थता की पहल करके पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि ईरान अमेरिका की शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं है और ट्रंप पाकिस्तान पर बार बार ईरान को झुकने का दबाव डाल रहे हैं। और वहीं होर्मुज स्ट्रेट को लेकर के एक बार फिर से ट्रंप सख्त हो चुके हैं। ट्रंप उन छोटी नाव को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं जिनका इस्तेमाल ईरानी होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए कर रहे थे। ये धमकी तब आई है जब ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने ऐसी ही छोटी नाव का इस्तेमाल करके होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 2 मालवाहक जहाजों को जब्त कर लिया है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की नौसेना को यह अधिकार दिया है कि वो ईरान की किसी भी तेज रफ्तार नाव को नष्ट करे। Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. Our commanders have clear rules of engagement. If Iran is putting mines in the water or otherwise threatening American commercial shipping or American forces, we will shoot to destroy. No hesitation, just like the drug boats in the Caribbean. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान दोनों ही देश के नेताओं ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसके बाद सीजफायर को बढ़ाने का फैसला किया। सीजफायर का मकसद मिडिल ईस्ट को स्थिर करना और लेबनान को हिजबुल्लाह से बचाने में मदद करना है। हालांकि सीजफायर के दौरान हिजबुल्लाह और इजरायल एक दूसरे के इलाके में लगातार बमबारी कर रहे हैं। इस बैठक में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ पूरी कोर टीम मौजूद रही। प्रेसिडेंट ट्रंप
और साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इजरायल में अमेरिकी राष्ट्रदूत माइक हगबी और साथ ही लेबनान में अमेरिकी राष्ट्रदूत मिशेल ईसा ने इजरायल और लेबनान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। ट्रंप ने इस मुलाकात को बेहद सफल बताया। बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो जल्द ही इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन की व्हाइट हाउस में मेजबानी करेंगे। We did have representatives from both Israel and Lebanon here. There was another extension of that ceasefire, which is another win for the world, for the United States, and again is evidence of President Trump and his team doing a tremendous job at negotiating for peace all across the globe. So we're very grateful to both Israel and Lebanon for choosing to work together and continuing these conversations, and we hope that there will be a day where we welcome the leaders of both countries. अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता और लेबनान के साथ हुई सीजफायर का इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वागत किया है। उनका कहना यह है कि वो हर फैसले में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हैं और वहीं हिजबुल्ला को लेकर के नेतन्याहू ने एक बार फिर से कहा कि उनसे ठिकानों पर इजरायल के हमले जारी रहेंगे। שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן, הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. כך גם בלבנון. אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון. וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא. נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול, תקפנו היום. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. अमेरिका ईरान की जारी टेंशन के बीच अमेरिका ने एक और सख्त कदम उठाया। वो कदम अमेरिका ने चीन की एक बड़ी तेल रिफाइनरी और करीब 40 शिपिंग कंपनीज तथा टैंकर्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरोप यह है कि ईरान का तेल ले जा रहे थे और ये कदम ईरान की आय का मुख्य स्रोत तेल निर्यात को रोकने के लिए ट्रंप प्रशासन की नई कोशिशें हैं। जिन कंपनीज पर अमेरिका ने बैन लगाया है उनमें चीन की हैंगली पेट्रोकेमिकल कंपनी भी शामिल है और ये चीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है। इसकी रोजाना तेल प्रोसेसिंग क्षमता करीब 4 लाख बैरल है। अमेरिका ट्रेजरी विभाग का आरोप यह है कि हैंगली ने 2023 से ईरानी कच्चा तेल खरीदा और इससे ईरानी सेना को सैकड़ों मिलियन डॉलर्स की कमाई हुई है। ट्रेजरी विभाग ने यह भी कहा कि कार्रवाई ईरान के सैन्य को फंडिंग रोकने के लिए की गई है। ये प्रतिबंध प्रेसिडेंट ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चीन में होने वाली मुलाकात से कुछ ही हफ्ते पहले लगाए गए। अमेरिका के इस कदम में एक बार फिर से अमेरिका और चीन के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो चुकी है। और अब खबर आपको गुजरात की सूरत से बताने जा रहे हैं, जहां पर देर रात भारी बवाल देखने को मिला। दरअसल सूरत में एक मुस्लिम युवक ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। घटना को लेकर के स्थानीय लोगों का गुस्सा इस कदर भड़क गया कि सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पुलिस थाने का घेराव करके जमकर हंगामा कर दिया। जानकारी के मुताबिक छात्रा कोचिंग से घर जा रही थी और तभी आरोपी ने छेड़खानी की। हालांकि फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है और वहीं लोगों की मांग यह है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, सूरत में बड़ा बवाल। भीड़ ने किया थाने का घेराव, इलाके में भारी तनाव। गुजरात के सूरत में देर रात बड़ा बवाल हो गया। सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर आ गई। थाने का घेराव कर दिया गया, जमकर नारेबाजी होने लगी। हालात ऐसे हो गए कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। दरअसल सूरत के अल्थान थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया। छात्रा रात करीब 8 बजे कोचिंग से घर जा रही थी। इस दौरान एक मुस्लिम युवक ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। छात्रा ने विरोध किया तो चीख पुकार सुनकर मौके पर मौजूद भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया और जैसे ही ये खबर इलाके में फैली,
तो सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और आरोपी पर एक्शन को लेकर थाने का घेराव कर दिया। भीड़ ने थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई। ऐसे में हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा। सूरत के अल्थान पुलिस स्टेशन विस्तार में शाम के 8 बजे के अराउंड एक 16 से 17 साल की लड़की कोचिंग क्लास से वापस आ रही थी और उसको छेड़ने की कोशिश की गई। जो उसकी कोचिंग क्लास के टीचर्स थे और आजू बाजू के लोग इमीडिएटली उसको आरोपी को पीसीआर बुला करके पकड़ के लेकर के पुलिस स्टेशन पर आ गए। यहाँ पर आते ही उसके प्रेजेंस और उसके पेरेंट्स और टीचर के प्रेजेंस में उसकी फरियाद ली जा रही है और आरोपी हमारे हिरासत में है। यहाँ पर कुछ भीड़ इकट्ठा हुई थी जो कुछ गैर व्याजबी रजवातें कर रही थी। उसको पहले समझाने की कोशिश की गई लेकिन वो जब माने नहीं तो थोड़ा सा बल प्रयोग करके उनको यहाँ से हटा दिया गया है। घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडे लेकर थाने के बाहर जमा हो गए। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने पुलिस वैन से आरोपी को उतारकर जमकर पिटाई कर दी। पुलिस लोगों को समझाती रही लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान 39 साल के शेख मोहम्मद के रूप में हुई है, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यहाँ 3 से 4 थानों की पुलिस थी जो लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक को समझाने में लगी है। 70-80 कर्मचारी रहे होंगे और दोनों ब्रांच भी एकदम माहौल शांत है। फरियाद दाखिल हो गई है और आरोपी को अरेस्ट भी अभी करने की तजवीज चल रही है। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम है शेख मोहम्मद अजीज है, 39 उम्र है और बारडोली का रहने वाला है और खुद फैशन डिजाइनर करता है, ऐसा उसने भी बताया है। पहली बार ही आया ऐसा उसका बोलना था और नशे में तो नहीं था, बट उसका हर तरह का टेस्ट किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी पिछले 3 दिनों से नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। ऐसे में पुलिस आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे ताकि आगे से इलाके में ऐसे मामले सामने न आए। बच्ची रहती है, वो ट्यूशन जाती है 9 स्टडी में, अभी वो पढ़ाई करके वो ट्यूशन जाती है गायत्री में। 8 बजे वो गई है, 8 बजे छुट्टी है और वो बड़ा उसके पापा से भी बड़ी उम्र का है वो लड़का और वो छोकरी का वो 3 दिन से उसकी कर रहा है छेड़ती। अभी आज उसको यहाँ पे हाजिर किया है, उसको न्याय चाहिए हमें, बस वही जो देखते अभी क्या होता है। फिर घटना को लेकर इलाके में तनाव है। हालांकि मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद है और लोगों को समझाकर पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। बड़ी खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर बीती रात एक कार गैरेज में भीषण आग लग गई है और देखते ही देखते आग ने पूरे गैरेज को अपनी चपेट में ले लिया। आग कानपुर के ईदगाह चौक से कार गैरेज में लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर तो नहीं है, लेकिन गैरेज में रखी कई कारों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लाइन काट दी गई है। तो कानपुर की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गाड़ी के गोदाम में भयंकर आग लगी है, लेकिन जिस वक्त यहां पर आग लगी, गनीमत यह है कि वहां पर कोई भी अंदर मौजूद नहीं था, तो जान का नुकसान तो यहां पर नहीं हुआ है, लेकिन कई गाड़ियां जो रिपेयरिंग के लिए गैरेज में खड़ी थी, उन सभी गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। ये कंट्रोल रूम के माध्यम से और हमारे पुलिस अधिकारियों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बजरिया थाने के अंतर्गत ईदगाह के पास एक गाड़ियों की मार्केट है, गैराज है, उसमें आग लगी है और उसके आसपास बस्ती है पीछे की तरफ, वहां पर संभावना फैलने की है, तो दिक्कत ज्यादा हो सकती है। तो उसकी संवेदनशीलता को देखते जो हमारे नियर बाय के फायर स्टेशन है लाटूस रोड और कर्नलगंज, वहां की गाड़ियां 4 गाड़ियों को और उसके अतिरिक्त जो फजलगंज है, मीरपुर है, किदवई नगर है, क्योंकि संवेदनशील ज्यादा था, तो इस वजह से हमने कुल मौके के लिए 7 से 8 गाड़ियां निकाली और जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरी आग को पूर्ण रूप से पूरा पुलिस के सहयोग से, हमारे पूरी टीम के सहयोग से पूरा उसको बुझा लिया गया है। अब केवल ठंडा करने का कार्य किया जा रहा है। इस घटना में किसी भी तरह की कोई इंजरी, कोई जनहानि नहीं है और हमने और एसीपी साहब ने पूरा क्षेत्र पीछे से भी घूम के देख लिया है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और अब खबर दिल्ली के करीब गाजियाबाद से है, जहां पर एक बेकाबू रफ्तार में दौड़ रही थार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार थार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को जोरदार टक्कर मार दी और फिर ड्राइवर मौके से ही फरार हो गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की, जहां पर ये थार मोड़ पर कितनी तेज स्पीड के साथ आती है और कैसे ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है टक्कर मारने के बाद। के करीब 11 बज रहे थे। लोग आइसक्रीम खाने के लिए खड़े थे, तभी ब्लैक कलर की ये थार बेकाबू रफ्तार में आई और आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी। देखिए कैसे बेकाबू रफ्तार में आई थार ने
पहले आइसक्रीम के काउंटर को टक्कर मारी और फिर वहां स्कूटी में खड़े लोगों को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ गई। बेकाबू रफ्तार का ये कहर यूपी के गाजियाबाद में देखने को मिला, जहां के शालीमार गार्डन इलाके में तेज रफ्तार थार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। थार ने आइसक्रीम की दुकान के सामने खड़ी 2 स्कूटी में सवार लोगों को टक्कर मारी। गनीमत ये रही कि टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, वरना ये और बड़ा हादसा हो सकता था। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टक्कर मारने के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घायलों का आरोप है कि थार चला रहा ड्राइवर नशे की हालत में था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बीती रात दिल्ली में 3 जगहों पर भीषण आग लग गई है। पंजाबी बाग में झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया, तो वहीं पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक इमारत में आग लग गई। आसपास की 3 इमारतों तक आग फैलती गई। वहीं शकुल बस्ती में आग में 100 से ज्यादा झुग्गियां जल करके खाक हो गई। सबसे पहले देखिए पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क इलाके में लगी आग की तस्वीरें। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। आग लक्ष्मी नगर थाना इलाके के रमेश पार्क स्थित एक मकान में लगी, जो कि देखते ही देखते आसपास की कई इमारतों में फैलती हुई नजर आई। आग लगने की खबर फैलते ही इलाके में लोग जो है वो जमा हो गए और आग बुझाने में जुट गए। लोगों के आरोप यह है कि आग की सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर से मौके पर पहुंची, जिससे काफी नुकसान हो गया। आग में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन घरों में रखे काफी सामान जरूर जलकर राख हो गए। यह चिंगारी उठी थी, तभी फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया था। 1.5 घंटे से पूरा मोहल्ला एक टांग पे खड़े होकर इस आग को बुझा रहा है, लेकिन एम्बुलेंस या क्या नाम है किसी फायर ब्रिगेड के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। दिल्ली पुलिस के 20 जवान यहाँ खड़े हैं, डंडे पे हाथ रख के खड़े, किसी एक ने आके मदद नहीं करी। मोहल्ले वाले कट्टा उठा के सीमेंट के वो मार रहे। बताओ सीमेंट के कट्टे से क्या हो जाएगा? कोई छोटी सी आग थी, 5 बिल्डिंगें जल गई, 5 फ्लोर जल गए, जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का तो हो गया। गरीब आदमी कैसे कमा रहा है, खा रहा है, कुछ पता है किसी लोगों को? ये लोग आके 1.5 घंटे बाद कह रहे हैं, 1.5 घंटे बाद कह रहे हैं लोग आके कि कर तो रहे हैं। 1.5 घंटे बात कर रहे हैं लोग यहाँ पे आके, मूर्ख बने हुए हैं लोग यहाँ पे। तब से फोन कर रहे हैं लोगों को, पूरी बिल्डिंग जल गई, तब से आग लग रही है। पूरे 1.5 घंटे में आए ये, सारी बिल्डिंग जल गई। 2 करोड़ का नुकसान हुआ है मेरा। इतना सोना था, इतना पैसा था, दो मुझे सब कुछ। कब दोगे? 1.5 घंटे में आग लगी। 1.5 घंटे में ये पुलिस वाले, ये पानी वाले, सारी बिल्डिंग जल गई। बड़ी खबर दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके से, जहां पर झुग्गी झोपड़ी में कल रात भीषण आग लग गई। आग करीब 10:30 बजे के आसपास लगी और देखते ही देखते बड़े इलाके में फैल गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए सामान छोड़ करके घरों से बाहर निकले। लोगों का आरोप यह है कि आग में सब कुछ खाक होने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बाकी बची आग पर काबू पाया। आग में किसी के जनहानि की खबर तो नहीं है, लेकिन बड़े इलाके में झुग्गी झोपड़ी जल करके खाक हो चुकी है। सामान चढ़ी के लिए कोई सामान नहीं निकाला पा लिया बाबू। ओ बाबू एको सामान नहीं निकाला पा लिया, सब चीज लुटी गई है। हमरा एको चीज नहीं बेचले। ओ बाबू, ओ बाबू। हम सब सोए हुए थे, देखे बाहर निकल करके तो आग लग चुका था ये बगल में हम, तो हम सब सामान भी नहीं निकल पाए। कपड़ा लत्ता बिल्कुल जल गया, कोई सामान भी निकल पाए, खाली शरीर ले करके बाहर हो गए। कितने बजे आग लगी? लगभग 11:15 बजे के लगभग आग लगी है। और यहाँ पे फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची आग बुझाने वाले? यहाँ आग बुझाने वाले तो समझो कि पूरा सोडा हो गया, उसके बाद आया। पूरा सोडा होने के बाद ये पूरा लग के पूरा खत्म हो गया 40-50 मिनट के बाद। और वहीं देर रात दिल्ली के शकुल बस्ती इलाके में भी भीषण आग लग गई है। आग रेलवे कॉलोनी के पास झुग्गियों में लगी। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि देखते ही देखते इसकी चपेट में 100 से ज्यादा झुग्गियां आ गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे। आग कैसे लगी अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। इस भीषण आग में सैकड़ों झुग्गियां खाक हो गई। यहाँ पे झुग्गियाँ सारी ही होती, जिसमें आज रात को अराउंड 11 से 11 बजे जो अपने की मिली जानकारी के अनुसार 14 फायर टेंडर यहाँ पे आके
उन्होंने आग को पूरा काबू कर लिया है। कई एक दो जगह बाकी है जहाँ पर अभी भी पानी डालने का काम चल रहा है। आग जो है अभी लगभग काबू में आ चुकी है। अब तक जो है कोई कैजुअल्टी या इसकी कोई रिपोर्टिंग हुई नहीं है। आग लगने की वजह क्या है, इस सबके लिए अभी आग बुझाने के बाद हम इंक्वायरी करेंगे। टोटल कितनी? पश्चिम बंगाल चुनाव के आखिरी चरण से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। दोनों ही पार्टीज ने पहले चरण के मतदान के बाद अपनी अपनी जीत का दावा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जहां पर पहले चरण के 154 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है और साथ ही ये भी कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार रही हैं। वहीं टीएमसी ने भी 100 से ज्यादा सीटों पर जीत का भरोसा जताया। सीएम ममता ने कहा कि अमित शाह 4 मई के बाद बंगाल में नजर नहीं आएंगे। पीएम मोदी ने भी शुक्रवार की रैलीज में कहा कि बंगाल में इस बार नई क्रांति होने वाली है। उधर सीएम ममता ने एसआईआर को लेकर के फिर से अपने पुराने आरोप दोहराए। पश्चिम बंगाल चुनाव के आखिरी चरण से पहले बीजेपी और टीएमसी जुबानी जंग तेज हो चुकी है। पहले चरण को लेकर के पहले फेज में जो बम्पर वोटिंग हुई है उसमें दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण के सीट्स पर 110 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया और साथ ही ये भी कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार रही हैं। टीएमसी ने भी 100 से ज्यादा सीटों पर जीत का भरोसा जताया। सीएम ममता ने कहा कि अमित शाह 4 मई को बंगाल में नजर नहीं आएंगे। 4 मई के बाद पीएम मोदी ने भी शुक्रवार की रैलीज में कहा कि बंगाल में इस बार नई क्रांति होने वाली है। वंदे मातरम। ये बंगाल में नई क्रांति की बेला है। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন। দেখে রাখুন। पश्चिम बंगाल के आखिरी चरण के मतदान से पहले जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार तेज हो गया है, वहीं दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग के फाइनल आंकड़े आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। शाह ने कहा कि पहले चरण में बीजेपी को 152 में से 110 सीटों से ज्यादा मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल ने पहले ही राउंड में अपना भविष्य डिसाइड कर लिया है। अब तय है कि दीदी जाने वाली हैं और भाजपा आने वाली है। भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। अमित शाह के जीत के दावे पर ममता ने निशाना साधते हुए इसे कोरी कल्पना बताया। ममता ने कहा कि अमित शाह 4 मई के बाद बंगाल में नजर नहीं आएंगे। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एसआईआर कराकर लोगों के वोट चोरी किए और अब जीत के झूठे दावे कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी अपनी पहले की जीती हुई बहुत सी सीटें भी हार जाएगी। 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন। দেখে রাখুন। আমাদের যা মাইনাস জায়গাগুলো ছিল কালকে আমরা এগিয়ে গেছি। বিজেপি অনেক সিটে হারবে। এবারে মনে রাখবেন যা সিট ছিল তার অর্ধেকও পাবে না। সেই জন্য বাংলা কামড়ে আজকে অমিত বাবুকে মিটিং করতে হয়েছে প্রশাসনকে নিয়ে। ভয় দেখাচ্ছেন সবাইকে। কাকে ভয় দেখাচ্ছেন?
4 তারিখের পরে তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই, আর কাউকে পাবেন না। जहां बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के तेवर तीखे हैं, तो अमित शाह ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में दावा किया कि टीएमसी की इस बार हालत ऐसी है कि खुद ममता बनर्जी भी भवानीपुर से चुनाव हारने वाली हैं। भवानीपुर में इनके खिलाफ काफी बड़ा आक्रोश है और भवानीपुर से हमारे वरिष्ठ नेता शुभेंदु यादव लड़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से मानते हैं कि भवानीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दरअसल सेकंड फेज में बंगाल के 7 जिलों की जिन 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, वहां तृणमूल कांग्रेस का होल्ड माना जाता है। इन जिलों में आने वाली इन 142 सीटों में टीएमसी ने पिछली बार 123 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 18 सीटों पर कामयाबी मिली थी। इसलिए बीजेपी सेकंड फेज के कैंपेन में ज्यादा ताकत झोंक रही है। पीएम मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार की 2 रैलियों में मोदी ने बंगाल की जनता को आह्वान किया कि बीजेपी बंगाल के लोगों को तृणमूल कांग्रेस के शिकंजे से आजादी दिलाएगी, जुल्म, ज्यादती, सिंडिकेट और टोलाबाजी टैक्स से बंगाल को मुक्त करेगी। ये बंगाल में नई क्रांति की बेला है। ये क्रांति आपके एक वोट से होगी। इसलिए मैं बंगाल की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप हमें वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए। हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से। बंगाल के चुनावी दंगल में आज भी बीजेपी के बड़े दिग्गज उतरने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की आज 2 जगहों पर जनसभा होगी, जबकि 2 जगह वो रोड शो भी करेंगे। जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज 3 जगह रोड शो करेंगे, साथ ही बुद्धिजीवियों के साथ हावड़ा में संवाद करेंगे। जबकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 2 जगहों पर रोड शो करेंगे। उधर कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आज मोर्चा संभालेंगे और 3 जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। अगर आप बंगाल की आम जनता हो तो आपका काम बंगाल में नहीं होने वाला है। तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल के चुनावी रण में एक बार फिर से घुसपैठ और गुंडागर्दी को लेकर के टीएमसी पर तीखा हमला बोला। हिमंता ने साउथ 24 परगना की रैली में गुंडों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 4 मई के बाद बंगाल से घुसपैठी और गुंडों को मार के बांग्लादेश भगाया जाएगा। हिमंता ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हम नहीं भूले हैं और बीजेपी की सरकार आते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मारकर भगाएंगे। चुनाव का रिजल्ट होगा, ये गुंडे लोगों को वॉशिंग मशीन में डाल के साफ करूंगा, ठीक है ना? वॉशिंग मशीन में डाल के साफ करूंगा। कल मुझे किसी ने बोला कि दादा टीएमसी का कैंडिडेट का ऊपर ही रेप केस है, ठीक है, और ये लोगों का पाप इतना है वॉशिंग मशीन में काम नहीं चलेगा। तो बोला ठीक है, सार में ये गुंडे लोगों को गंगा माँ में डुबा के नहा लूंगा, डुबा के ये लोगों का पाप साफ करूंगा। मान लो सार में तारीख बांग्ला का पुलिस और गुंडा का बीच में डाइवोर्स हो जाएगा, समझ गया ना? सार में बीजेपी का सरकार आएगा, गुंडे पुलिस थाने में आएगा, पुलिस बोलेगा मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूं, तब गुंडे कहा जाएगा पहले असम का तरफ भागेगा, मैं तो वहां घुसने नहीं दूंगा।
फिर ये लोग कहाँ जाएगा? उड़ीसा जाएगा। उड़ीसा में भी मोदी का सरकार है, घुसने नहीं देगा। फिर कहाँ जाएगा? बिहार जाएगा। बिहार में भी बीजेपी का सरकार है, घुसने नहीं पाएगा। तब गुंडे लोग कहाँ जाएगा? आप लोग बताओ तो, कहाँ जाएगा गुंडे लोग? गुंडे लोग पेट्रापोल होते हुए बांग्लादेश जाएगा, ठीक है ना? और हम लोग गुंडे लोगों को जाने दूंगा, लेकिन आने का समय बड़ा ताला लगा दूंगा। बांग्ला में और गुंडा आ ही नहीं पाएगा, ऐसा हालत बनाने वाला हूं। आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, उस पर बहुत बड़ी टूट हुई है। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है और इसका ऐलान पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने किया। राघव चड्ढा ने 2 और सांसदों संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। राघव ने यह भी बताया कि राज्यसभा के 4 और सांसद हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता भी उनके साथ हैं। 7 को मिलाकर ये जो आंकड़ा है 2/3 हो जाता है। हालांकि बाकी 4 सांसदों के बयान अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनके भी जल्द बीजेपी के मेंबरशिप ग्रहण करने का राघव चड्ढा ने दावा किया। लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर राघव और अन्य सांसद बीजेपी का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने के पीछे एक तकनीकी अड़चन है। ये नेता बीजेपी में आधिकारिक तौर पर तभी शामिल हो सकते हैं जब उन्हें राज्यसभा के सभापति से मंजूरी मिल जाए। राघव चड्ढा ने यह कहा है कि काफी दिनों से वो महसूस कर रहे थे कि वो गलत पार्टी में है। राघव ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अब अपने सिद्धांत से भटक चुकी है। जो पार्टी करप्शन से लड़ने के लिए बनी, अब उसके नेता ही भ्रष्टाचार में डूबे हैं। पार्टी का इस्तेमाल निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे, और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। राघव चड्ढा ने पीएम मोदी की तारीफ की और ये कहा कि देश की जनता ने 3 बार नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा जताया। मोदी के डेवलपमेंट के एजेंडे पर देश में मोहर लगाई है और वो भी सकारात्मक राजनीति के लिए मोदी के साथ चलना चाहते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। पंजाब में 10 महीने के बाद चुनाव होने हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इसे पंजाब की राजनीति से जोड़ा और बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं ने राघव चड्ढा समेत पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर पंजाबियों से गद्दारी का आरोप लगाया है। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं,
ये घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, ये भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया, इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। लखनऊ के गुरुकुल में मासूम छात्र की पीट-पीट कर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप यह है कि हत्या के बाद गुरुकुल संचालक और उसकी महिला मित्र ने कार में शव लाद करके मासूम के घर के बाहर फेंक दिया। कानपुर के रहने वाले नरेंद्र कुमार द्विवेदी का 11 साल का बेटा दिव्यांश लखनऊ के आलमबाग स्थित रामानुज भागवत वेद विद्यापीठ गुरुकुल में पढ़ता था, जहां पर उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। गुरुकुल संचालक कन्हैया लाल मिश्र और वहां पर काम करने वाली उसकी महिला मित्र हर्षिता सोनी ने छात्र की मौत के बाद साक्ष्य छुपाने की भी कोशिश की। वो छात्र के शव को अपनी वैगनार कार में लाद कर कानपुर लाए और परिवार वालों के घर के पास छोड़ करके भाग निकले। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट चोटों की पुष्टि होने के बाद दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में संचालक ने पिटाई की बात स्वीकार की, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला एक नाबालिग बच्चा जो गुरुकुल में लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रहा था, गुरुकुल संचालक द्वारा पिछले 22 तारीख को उसकी पीट कर हत्या कर दी गई और बाद में उसके शव को लखनऊ से ले जाकर के कानपुर में उसके घर पर छोड़कर वो भाग गया था। इस संबंध में मृतक बच्चे के परिजन द्वारा दी गई तहरीर पर थाना महाराजपुर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ उसके जानने वाली एक महिला जिसने साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया है, उसकी भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की। और वहीं यूपी के पीलीभीत में नकली प्रोडक्ट्स बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सुनीगढ़ और कोतवाली क्षेत्र के पुलिस और कंपनी के अधिकारी ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसके दौरान कई दुकानों में भारी मात्रा में नकली सामान मिला। सामानों पर ब्रांडेड कंपनीज के लेबल लगे थे और ये लोग उसे असली के नाम पर धड़ल्ले से बेच रहे थे। हार्पिक, कॉलिन और व्हीट क्रीम के काफी मात्रा में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बरामद किए गए, जिसके बाद पुलिस ने कॉपीराइट और साथ ही ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी और जब मौके पर जाकर के जांच की गई तो मामला सही पाया गया। मौके से हार्पिक नाम से बिक रही 500 ml के 103 नकली बोतल्स बरामद की हैं और साथ ही व्हीट हेयर रिमूवल क्रीम के 11 डुप्लीकेट पैकेट मिले, जिसके बाद सैकड़ों डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को जब्त कर लिया गया। और वहीं गुजरात के अहमदाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने छापेमारी करके नकली घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। ये लोग निकोल इलाके में घर में नकली घी बनाते थे। जिसकी सूचना पर टीम ने छापेमारी की तो मौके से 400 किलो नकली घी बरामद हुए, जिसके बाद जिसकी जो कीमत है वो करीब 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि बिना FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बाजारों में बेच रहा था। जानकारी के मुताबिक राम गोपाल राणा रामजी नाम का आदमी अपने घर पर पहली मंजिल पर घी बनाने का काम करता था। वेजिटेबल फैट और पाम ऑयल मिलाकर के नकली गाय का घी बनाता था और उसे काउ घी ब्रांड नाम से पैक करके बाजार में बेच रहा था। हालांकि विभाग ने नकली घी जब्त करके यूनिट को सीज कर दिया और साथ ही मौके से खाली जार, लेबल और घी बनाने और पैक करने के इस्तेमाल होने वाले सामान भी जब्त कर लिए हैं। टीम के मुताबिक मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको दिखाएंगे दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को राज्यसभा के करीब 73 विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ नया प्रस्ताव पेश किया।
राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेजे गए पत्र में कहा गया कि ये नया नोटिस एक अलग और हाल ही में सामने आए आधार पर दिया गया है। नए प्रस्ताव में सांसदों ने ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आचार संहिता लागू करने में लगातार पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। महाराष्ट्र में रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा जरूरी करने के फैसले पर विवाद गहरा गया है। मुंबई के दहिसर में शुक्रवार को शिवसेना नेता संजय निरुपम जब रिक्शा और टैक्सी चालकों से मिलने पहुंचे तो एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। दरअसल संजय निरुपम ने कहा था कि भाषा के नाम पर जबरदस्ती, दबाव या धमकी देना गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। उनके इस बयान से एमएनएस कार्यकर्ता भड़क गए। पंजाब के सभी जिलों में युद्ध के हालात में कैसे बचा जाए, इसे लेकर मॉकड्रिल की गई। डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने बताया कि शुक्रवार को मॉकड्रिल रात 8 बजे एयर रेड सायरन से शुरू हुई। ये सायरन करीब 2 मिनट तक अलग अलग आवाज में बजा। इसके बाद पूरे इलाके में 15 मिनट तक ब्लैकआउट किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने एयर अटैक के बाद मौके पर लगी आग पर काबू पाया। वहीं सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस में घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ये ड्रिल केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर हुई है। जम्मू कश्मीर में भी एयर रेड मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें सायरन और 10 मिनट का ब्लैकआउट किया गया। श्रीनगर और गांदरबल में आपातकालीन तैयारियों, बचाव कार्य और नागरिक सुरक्षा का अभ्यास कराया गया, जिसका मकसद किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को परखना था। ये मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर सिविल डिफेंस टीम की आपातकालीन तैयारी और सुरक्षा प्रशिक्षण पहल के तहत आयोजित हुई। इसके तहत रात 8 बजे से 8:10 तक पूरे इलाके में ब्लैकआउट रखा गया और सायरन बजाए गए। आईपीएल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 205 रन बनाए। 206 रन का टारगेट बेंगलुरु ने 18.5 ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। आरसीबी की ओर से विराट कोहली ने 44 गेंदों में 81 रन की धुआंधार पारी खेली। देवदत्त पडिक्कल ने भी 55 रन की पारी खेली। वहीं गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन ने 58 गेंदों पर 100 रन बनाए।